हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम यूपी टेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर आपके लिए बैच चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। क्या नाम है? जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। और यह हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस बैच में मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में हम कर रहे हैं व्यंजन संधि। ठीक है, हम कर रहे हैं व्यंजन संधि। कल की क्लास में मैंने आपको ईशुत्व संधि को कराया था। ईशुत्व संधि को मैंने आपको कराया था। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हमारी क्लास नंबर 18 है और इसमें आज हम पढ़ेंगे इष्टुत्व संधि। कौन सी पढ़ेंगे? इष्टुत्व संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें इसके अपवाद को भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना देरी करे हुए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इष्टुत्व संधि। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है इष्टुत्व संधि। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि की इष्टुत्व संधि, यानी कि प्रकार नंबर 2 है। इससे पहले मैंने आपको इष्टुत्व, ठीक है, इष्टुत्व संधि करा दी है और आज है इष्टुत्व संधि। कौन सी है? इष्टुत्व संधि पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इष्टुत्व संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं और हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो इष्टुत्व संधि, ठीक है, क्या है? इष्टुत्व संधि। तो इसका क्या होता है? इसका सूत्र होता है इष्टो इष्टुना इष्टु। क्या है? इसका सूत्र होता है इष्टो इष्टो, इसका सूत्र होता है इष्टो इष्टुना इष्टु। क्या है? इष्टो इष्टुना इष्टु, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है कि जो सा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम कहेंगे दंत सा। क्या होगा? ये हो जाएगा दंत सा। ठीक है, दंत सा। और ता का मतलब क्या होगा? ठीक है, और ता का मतलब क्या होगा? तो ता का मतलब हो जाएगा तू वर्ग या फिर ता वर्ग। ठीक है, ता का मतलब क्या हो जाएगा? ता वर्ग। क्या होगा? ता वर्ग, जिसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? जिसके अंतर्गत आते हैं ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, क्या आते हैं? ता, था, दा, धा, ना। और उसके बाद क्या है? ठीक है, उसके बाद, ठीक है, ता, था, दा, धा, ना के बाद क्या होना चाहिए? ना के बाद मूर्धन्य शा। क्या होगा? मूर्धन्य शा। और टू का मतलब क्या हो जाएगा? टू का मतलब हो जाएगा टा वर्ग। क्या हो जाएगा? टू का मतलब हो जाएगा टा वर्ग, जिसके अंतर्गत आते हैं टा, इसके अंतर्गत क्या आएंगे? टा, ठा, डा, ढा और अड़ा आएंगे। ठीक है, ये वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं टा वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, और उसके बाद क्या है? इष्टु यानी कि मूर्धन्य शा, यानी कि मूर्धन्य शा। और टू यानी कि टा वर्ग, टू यानी कि टा वर्ग। ठीक है, टू यानी कि टा वर्ग। ठीक है, तो आप मतलब समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होगा। इसका हम दूसरे पेज पर इसका मतलब को समझते हैं। सूत्र को एक बार फिर से लिखते हैं। ठीक है, सूत्र को एक बार फिर से लिखते हैं। सूत्र है इस तो, ठीक है, सूत्र को एक बार फिर से लिखते हैं। सूत्र है इस्तो इष्टुना इस्तु। क्या है? इष्टु, इष्टो, इस्तो, इष्टुना इस्तो। ठीक है, जिसमें सा क्या है? ये है दंत सा। क्या है? दंत सा। ता का मतलब है ता वर्ग। ता का मतलब क्या है? ता का मतलब है ता वर्ग, जिसके अंतर्गत आते हैं ता, था, दा, धा और नावर्ड। ठीक है, क्या आते हैं? और नावर्ड आते हैं इसके अंतर्गत। ये क्या है? तो ये है मूर्धन्य शा। क्या है? मूर्धन्य शा। ठीक है, जब सा और ता वर्ग के बाद मूर्धन्य सा या फिर टा वर्ग या फिर टा वर्ग आए, या फिर क्या आए? टा वर्ग के अंतर्गत क्या आता है? तो टा, ठा, डा, ढा और अड़ा शब्द आते हैं। ठीक है, अड़ा वर्ण आते हैं। और उसके बाद क्या आए? अगर देखो इसको कैसे समझाएंगे, तो इसको हम समझेंगे कि जब जब दंत सा और ता वर्ग के बाद या फिर दंत सा के बाद मूर्धा शा आता है, जब दंत सा के बाद मूर्धा शा आए तो वह
मूर्धा शा में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? मूर्धा शा में परिवर्तित हो जाता है। और क्या है? टा वर्ग। और क्या है? टा वर्ग। ठीक है, तो इसको अब हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे? अच्छे से अब हम समझेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दंत सा के बाद मूर्धन्य सा आए तो वह मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्या है? दूसरा है यदि ता वर्ग के बाद टा वर्ग आए। क्या आए? ता वर्ग के बाद, ठीक है, ता वर्ग के बाद टा वर्ग आए तो वह टा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसके नियम को हम देख लेते हैं, इनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है यदि दंत सा के बाद मूर्धा शा आए। क्या आए? मूर्धा शा आए। ठीक है, तब ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? मूर्धा शा में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम क्या है कि दंत सा के बाद यदि टा वर्ग हो। कौन सा वर्ग हो? टा वर्ग हो तो वह किसमें? मूर्धा शा में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा नियम है कि यदि दंत सा के बाद टा वर्ग हो तो वह मूर्धा शा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और तीसरा नियम क्या है? तो तीसरा नियम है यदि ता वर्ग के बाद टा वर्ग आए। कौन सा वर्ग है? टा वर्ग आए तो वह टा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। कौन से वर्ग में परिवर्तित हो जाता है? टा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये नियम जो है वो आपको पता होने चाहिए। इष्टुत्व संधि के ये नियम आपको पता होने चाहिए। और कल की क्लास में हमने पढ़ा ही था। ठीक है, कल की क्लास में हमने कौन सी संधि पढ़ी थी? इष्टुत्व संधि पढ़ी थी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब दंत सा तालव्य सा, ठीक है, दंत सा तालव्य सा के साथ, जब दंत सा और तालव्य सा मिलते हैं तब तालव्य शा बनता है। ठीक है, तो ये नियम हमने पढ़ा था। और आज का नियम क्या है? तो आज का नियम है कि यदि दंत सा के बाद मूर्धा शा आए तो वह मूर्धा शा में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा नियम है कि दंत सा के बाद टा वर्ग आए तो वह मूर्धा शा में परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा नियम है कि ता वर्ग के बाद अगर टा वर्ग आए तो वह टा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इनकी परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम परिभाषा के माध्यम से लिख कर दे देते हैं। ठीक है, इनको हम परिभाषा के माध्यम से लिख लेते हैं जिससे आप इनको याद करने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो इनकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। तो पहली परिभाषा क्या होगी? पहली परिभाषा हो जाएगी, ठीक है, पहली परिभाषा हो जाएगी यदि दंत सा के बाद मूर्धन्य सा, ठीक है, यदि दंत सा के बाद मूर्धन्य शा आए तो वह मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब दूसरी देख लेते हैं। दूसरी परिभाषा क्या होगी? तो दूसरी परिभाषा नंबर 2 क्या होगी? परिभाषा नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है, कि यदि दंत सा के बाद, किसके बाद? दंत सा के बाद टा वर्ग आए। दंत सा के बाद टा वर्ग आए। क्या आए? टा वर्ग आए तो वह, ठीक है, टा वर्ग आए तो वह मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? मूर्धन्य शा में परिवर्तित, ठीक है, मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। तो ये दूसरी परिभाषा हो गई। दूसरा नियम मैंने आपको आगे बताया है। इसी प्रकार से तीसरे नियम की परिभाषा क्या होगी? तो तीसरा नियम की परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा को भी हम लिख लेते हैं।
ठीक है, इसके माध्यम से क्या होगा कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो तीसरी परिभाषा क्या होगी? तीसरी परिभाषा है कि यदि ता वर्ग के बाद, यदि ता वर्ग के बाद टा वर्ग आए, कौन सा वर्ग आए? टा वर्ग आए, ता वर्ग के बाद टा वर्ग आए तो वह टा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? टा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, किसमें परिवर्तित हो जाता है? टा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जब ता वर्ग आए और क्या आए? टा वर्ग आए, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तो वह टा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, टा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे, ठीक है, जैसे है ता वर्ग यानी कि ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, ये क्या हो गए? ये हो गए ता वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लिख लेते हैं टा वर्ग, तो टा, ठीक है, इसी प्रकार से टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, और क्या होगा? अड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि ता हो तो वह टा में परिवर्तित हो जाएगा, था हो तो वह ठा में परिवर्तित हो जाएगा, दा हो तो डा में, धा हो तो ढा में, और ना अनुनासिक ना हो तो वह अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। और यदि टा, ठा, डा, ढा के बाद अगर ना हो तो वह अनुनासिक अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं और उसके बाद हम, ठीक है, अभी जो मैंने सूत्र पढ़ाया उसको हम एक बार लिखा हुआ देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक बार और फिर से। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम इसमें इसके उदाहरण को करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है? इस सूत्र का विश्लेषण, जो हमने सूत्र पढ़ा कि इस्तो, इष्टुना, इष्टु, इसका हम सूत्र का अर्थ समझ लेते हैं एक बार फिर से। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं। तो सूत्र का अर्थ क्या है? सूत्र का अर्थ होता है कि जो इस्तु जो होता है वो सकार ता वर्ग होता है। क्या होता है? इस्तु सकार ता वर्ग के साथ अगर इष्टु शाकार टा वर्ग होता है तो वह इष्टु के योग में होता है। किसके? इष्टु के योग में होता है। अर्थात इस्तु का मतलब क्या है? साकार वर्ग, साकार ता वर्ग, जैसे कि इस्ता, था, दा, यानी कि मतलब इसका मतलब क्या है कि सा, ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, इसी प्रकार से इष्टु सकार वर्ण, इष्टु सकार वर्ण यानी कि मूर्धा शा। ठीक है, और उसके बाद अगर टावर्ग हो तो शा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका मतलब और जान लेते हैं। ठीक है, कि अर्थात सकार या ता वर्ग, अर्थात सकार या ता वर्ग के पहले या फिर बाद में शकार या टा वर्ग के योग होने पर, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सकार सा यानी कि जब दंत सा और ता वर्ग यानी कि टा वर्ग मिलते हैं तो वह मूर्धा शा में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, जैसे कि या फिर बाद में शकार या टा वर्ग यानी टाठा डाढ़ा डा का योग होने पर सा को शा में, शा को शा तथा टा को टा में, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो सा वर्ग है, ठीक है, वो परिवर्तित हो जाएगा, जो दंत सा है वो मूर्धा सा में परिवर्तित हो जाएगा, और जो तावर्ग है, जो तावर्ग है वह परिवर्तित हो जाएगा टा वर्ग में। किसमें? टा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से इष्टुत्व संधि समझ में आ गई होगी। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण है, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए रामस टीकते, रामस टीकते। ठीक है, क्या है? रामस टीकते। तो जो शा है, जो दंत सा है, जो दंत सा है, यह मूर्धा शा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? मूर्धा शा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या होगा? रामस स हलंत। ठीक है, रामस टीकते। तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा रामस टीकते। क्या होगा? रामस टीकते। ठीक है, क्या हो जाएगा? रामस टीकते। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि राम जाता है। क्या है? इसका अर्थ होता है कि राम जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 क्या है? तो उदाहरण नंबर 2 है कि रामस
षष्ठा क्या है, रामस षष्ठा। ठीक है, तो जो सा है, जो दंत सा है, वो मूर्धा सा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, मूर्धा सा में परिवर्तित हो जाएगा, तब ये हो जाएगा रामस षष्ठा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रामश षष्ठा, रामश क्या हो जाएगा, रामश षष्ठा। ठीक है, रामश षष्ठा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या है, उदाहरण नंबर 3 है तत्टीका। क्या है, उदाहरण नंबर 3 है तत्टीका। तत्टीका, तो जो ता वर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, नियम था कि जब टा वर्ग और ता वर्ग, ठीक है, जब ता वर्ग के बाद टा वर्ग हो, यानी कि ता वर्ग के बाद क्या हो, टा वर्ग हो, तो यह टा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, टा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ता है, इसका मतलब क्या है कि ता है वो किसमें, टा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। ठीक है, तो जो ता वर्ग है, जो ता वर्ग है वो टा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तट टीका। क्या होगा, तट टीका। तब ये हो जाएगा टट, ठीक है, टट टीका। क्या होगा, टट टीका। ठीक है, तट टीका। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि उसकी रचना। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है उसकी रचना। क्या होता है, अर्थ होता है उसकी रचना। ठीक है, उसकी रचना। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं। ये है उदाहरण, ठीक है, इसके इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं। चक्रिन, चक्रिन धन ढोंगते, चक्रिन धन ढोंगते। ठीक है, ढोंकसे। क्या है, चक्रिन धन, चक्रिन धन ढोंकसे। क्या है, ढोंकसे। ठीक है, ढोंकसे। तो इसमें जो ना वर्ग होता है, अनुनासिक ना होता है, वो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो परिवर्तित हो जाता है अड़ा में। किसमें, अड़ा में। तो ये हो जाएगा चक्रीण, चक्रिण ढोंकते। क्या होगा, चक्रिण ढोंकसे। क्या होगा, चक्रिण ढोंकसे। तब ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कि चक्रीण ढोंकसे। क्या होगा, चक्रिण ढोंकसे। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हे चक्रधारी तू जाता है, हे चक्रधारी, हे चक्रधारी तू जाता है, तू जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, हे चक्रधारी तू जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण है उड्डयन। क्या है, उड, ठीक है, ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण है उद धन डयन, उद धन, उद धन डयन। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें जो दा वर्ग है वो किससे परिवर्तित हो जाएगा, तो दा वर्ग जो है वो डा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या होगा, उड डयनम। क्या है, उड डयनम। तो ठीक है, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ के क्या बनेगा, उड डयनम। क्या बनेगा, उड डयनम। इसका मतलब उड्डयन। क्या होगा, उड्डयन। इसी प्रकार से एक और देखते हैं। एक और क्या है कि कृषधन ना, कृष न, ठीक है, कृषधन ना, कृषधन ना। तो ये क्या होगा, ठीक है, मूर्धन्य शा के बाद ये मूर्धन्य ना है। क्या है, अनुनासिक ना है। तो इसमें परिवर्तन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा कुछ, यानी कि बाद में परिवर्तन। वैसे क्या होता है, आगे परिवर्तन होता है, लेकिन ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, ना के स्थान पर हो जाएगा अड़ा। और जो कृष है वो ऐसे के ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कृष्णा। क्या हो जाएगा, कृष्णा। ठीक है, क्या होगा, कृष्णा। जो ना लिखा है वो अड़ा में, ठीक है, ना का मतलब क्या होता है, ना का मतलब अनुनासिक ना है, तो ये अड़ा में परिवर्तित होकर बनेगा कृष्णा। क्या होगा, कृष्णा। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, एक और इसका उदाहरण देख लेते हैं कि है पेश, पेशता। क्या है, पेशता। तो जो शा वर्ग है, जो शा वर्ण है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, जो सा वर्ण है वो ऐसे ही रहेगा, और जो ता है वो टा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, टा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पेश धन टा। तो हो जाएगा पेशटा। इसको जोड़ने पर क्या होगा, पेशटा। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पीसने वाला। ठीक है,
इसका क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा पीसने वाला। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके हमने बहुत सारे उदाहरण देख लिए हैं। ठीक है, इसके हमने बहुत सारे उदाहरण देख लिए कि रामस टीकते, तो जो सा दंत सा है वो मूर्धा शा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इनको हमने अच्छे से समझ लिया है। क्या किया, इनको हमने अच्छे से समझ लिया है इसके उदाहरण को। ठीक है, अब हम इनको एक बार फिर से विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने इनको समझ लिया, एक बार इनको फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण है तत् टीका। उदाहरण क्या है, तत् टीका। क्या है, तत् टीका। तो जो ता वर्ग है वो टा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, ता वर्ग जो होगा वो टा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, तत् टीका। तट टीका क्या होगा, तट। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है उदाहरण नंबर 2, रामस पृष्ठा। ये हमने पीछे पढ़ लिए हैं, इनको एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या है, रामस षष्ठा। क्या है, रामस षष्ठा। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, जो दंत सा है वो मूर्धा सा में परिवर्तित हो जाता है। जो दंत सा है वो मूर्धा शा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा रामस षष्ठा। क्या होगा, रामस षष्ठा। तब ये इसको जोड़ने पर बनेगा रामस षष्ठा। क्या है, रामस षष्ठा। ठीक है, इसके उदाहरण और देख लेते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 3 को देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 क्या है, तो उदाहरण नंबर 3 है। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 क्या है, उदाहरण नंबर 3 है उड्डयन। क्या है, उदाहरण नंबर 3 है उड्डयन। क्या है, उड्डयन। ठीक है, उदाहरण 3 है उड्डयन। क्या है, तीसरा उदाहरण है उड्डयन। तो जो दा वर्ग है वो अणा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, जो दा यानी कि ता वर्ग है, ता वर्ग में जो दा है वो अणा में परिवर्तित हो जाएगा। तब ये हो जाएगा उड्डयन। यानी कि दा के स्थान पर अणा का, डा के स्थान पर अणा में परिवर्तन होना, यानी कि उड्डयन। उड्डयन यानी कि जो एयरपोर्ट का विभाग होता है। ठीक है, जो एयरपोर्ट का विभाग होता है तो उसको क्या कहेंगे, उसी को कहते हैं उड्डयन। क्या कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 है कृष्ण कृष्णा। क्या है, कृष्णा। तो जो ना, अनुनासिक ना, मैंने आपको बताया था नियम में कि जहाँ पर अनुनासिक आए, जहाँ पर अनुनासिक आए, जहाँ पर अनुनासिक आए तो वहाँ परिवर्तन जो है वो अनुनासिक के माध्यम से ही होगा। जैसे कि कृष है तो हम शाह को भी परिवर्तित कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि जो होता है नियम वो शाह, जो दंत सा होता है वो मूर्धा शाह में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो जो ना वर्ग है, अनुनासिक ना है, वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुनासिक ना है वो अणा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, अणा में परिवर्तन हो जाता है इसमें। देखिए, ठीक है, यानी कि ना के स्थान पर अड़ा हो जाना, यानी कि कृष्णा। क्या है, कृष्णा, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि हमारा। ना का मतलब क्या होता है, हमारा। तो जो हमारा कल्याण करता है, जो हमारा कल्याण करता है या हमारा कल्याण करने वाला। ठीक है, कल्याण करने वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कल्याण करने वाला। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं रिवीजन, क्योंकि इनको हमने विस्तार पूर्वक अच्छे से आगे जान लिया है। इनका अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। अगर उसको आप एक बार पढ़ के आप रख देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैथ होती है उसी प्रकार से संस्कृत सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 क्या है, ठीक है, अब हम उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 है दुष्त। क्या है, दुष्त। क्या है, दुष्धनता। क्या है, दुष्धनता। ठीक है, क्या है, दुष्धनता। तो दुष और टा, क्या है, दुष और टा, यानी कि जो ता वर्ग है वो टा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जो टा वर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, टा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो जाएगा दुष्टा। क्या होगा, दुष्टा। ठीक है, इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 क्या है, उदाहरण नंबर 6 है चक्रिन ढोंक से। ठीक है, चक्रिन ढोंक से। तो इसमें जो ना, अनुनासिक ना है वो अणा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, अनुनासिक ना जो होता है वो अणा में परिवर्तित हो जाता है। तब क्या हो जाएगा, चक्रिन धन ढोंक से। चक्रिन
धन ढौक से, अर्थात इसको जोड़ने पर बनता है चक्रिण ढौक से, चक्रिण ढौक से, जो चक्र धारण करता है, यानी कि चक्रधारी तू जाता है, चक्रधारी तू जाता है, अर्थात चक्रिण ढौक से। क्या है? चक्रिण ढौक से। ठीक है, अब हम उदाहरण नंबर 6 को देखेंगे। इनको हम रिवीजन कर रहे हैं, इनको हमने पीछे अच्छे से देख लिया है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 7 क्या है? उदाहरण नंबर 7 है विश्व धन नु, विश्व धन नु, अर्थात जो ना है वो णु में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु। इसी प्रकार से पेश धन ता, पेश धन ता यानी कि पेश धन टा यानी कि पेष्टा। क्या होगा? पेष्टा यानी कि पीसने वाला, पेष्टा यानी कि क्या हो जाएगा? पीसने बाला। ठीक है, अब हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। ठीक है, इतने सारे हमने उदाहरण देख लिए हैं। एक उदाहरण मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, होगा मत टीका। मत टीका का आप बताइए संधि विच्छेद क्या होगा? मत टीका का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। ठीक है, इसका संधि विच्छेद का संधि विच्छेद हो जाएगा मत धन टीका। क्या होगा? मत धन टीका। क्या होगा? मत धन टीका। जो ता वर्ग है वो टा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। कौन सा? ता वर्ग टा में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मट धन टीका। क्या होगा? मट धन टीका। तब इसको जोड़ने पर बन जाएगा मट टीका। क्या होगा? इसको जोड़ने पर बनेगा मट टीका। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इष्टुत्व संधि के अब हमने यहाँ पर इष्टुत्व संधि के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, इसका सूत्र, उसका विश्लेषण और बहुत सारे उदाहरण को कर लिया है, बहुत सारे उदाहरण को कर लिया है। अब हम इसके अपवाद को देखेंगे। किसको? इसका जो अपवाद है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, वार्तिक नंबर 1 है, यानी कि इसका हम जो अपवाद है उसको इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपवाद क्या है? इसका सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र है अनाम नवति। इसका सूत्र क्या है? अनाम नवति। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है अनाम नवति नगरीणमति वाच्यम। क्या है? अनाम नवति नगरीण मिति वाच्यम। अनाम नवति नगरीण मिति नगरीणमति। ठीक है, नगरीणमिति वाच्यम। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे, इसका मतलब को अच्छे से समझेंगे कि वार्तिक जो है इसमें जो अपवाद है उसको हम अच्छे से जानेंगे। अब हम इसको तोड़कर इसको समझेंगे। ठीक है, तो क्या है? अनाम नवति। अनाम नवति, तो इसमें क्या होगा? आ वर्ग होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें आ होगा। क्या होगा? आ होगा। नाम नवति। ठीक है, आ नाम नवति यानी कि अनाम नवति यानी कि आ नाम नवति, इसको हमने अलग अलग कर लिया है। इसी प्रकार से नगरीण मिति, नगरीण मिति का क्या होगा? तो यह हो जाएगा नगरी। ये क्या हो जाएगा? नगरी धन इति। क्या होगा? नगरी धन इति। ठीक है, क्या होगा? नगरी नगर। ठीक है, क्या होगा? नगरी धन इति। ठीक है, और वाच्यनम ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, वाच्यम जो है वो वैसे के वैसे ही आ जाएगा। इसका मतलब होता है कहा गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कहा गया है। क्या है? इसका मतलब होता है कहा गया है, यानी कि वाच्यम का मतलब क्या होगा? वाच्यम का मतलब होता है कहा गया, और आ का मतलब क्या होगा? कि ना। ठीक है, जो आप विलोम शब्द। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से समझेंगे कि जो आ है, जो आ है, इसका मतलब क्या होता है? जो आ है उसका मतलब क्या होता है? तो आ का मतलब होता है नहीं। आ का मतलब क्या होता है? आ का मतलब होता है नहीं, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? यदि टा वर्ग के बाद, यदि टा वर्ग के बाद क्या आए? टा वर्ग के बाद नाम आए। ठीक है, टा वर्ग के बाद नाम नवति नगरी शब्द आए तो वह किस में परिवर्तित हो जाते हैं? वह जो होते हैं इष्टुत्व संधि में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इष्टुत्व संधि में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इस सूत्र का मतलब है यदि टा वर्ग के बाद, यदि टा वर्ग के बाद नाम नवति नगरी, ठीक है, नाम नवति और नगरी जैसे शब्द आए तो वहां इष्टुत्व संधि हो जाती है। क्या हो? ठीक है, यदि नाम नवति नगरी यानी कि नहीं, यानी कि नाम नवति नगरी हो तो वहां पर टा वर्ग हो जाता है। ठीक है,
ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, नहीं का मतलब क्या है, नहीं का मतलब है कि टा वर्ग जो है इसका कोई अन्य वर्ग नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई अन्य वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो इसको अब हम अच्छे से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इसको उदाहरण के माध्यम से अब हम समझेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जैसे उदाहरण है षड नाम, क्या है, उदाहरण है षड नाम। ठीक है, तो यहाँ पर जो अड़ा ना है वो अड़ा में परिवर्तित होगा, किसमें, अड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा षड धन णाम। ठीक है, लेकिन जो अड़ा है वो भी इसमें परिवर्तन होगा। इसमें परिवर्तन क्या होगा, तो ये अड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा षड णाम, क्या होगा, षडणाम। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने पर बन जाएगा षड णाम, षड णाम। ठीक है, षड णाम। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है छह नाम। इसका अर्थ क्या होता है, छह नाम। ठीक है, इसका अर्थ होता है छह नाम। ठीक है, तो सूत्र जो है, ठीक है, जो उदाहरण है हमने देखा षड नाम, षड नाम में जो ना अनुनासिक ना है वो अड़ा में परिवर्तन हो जाता है, और जो अड़ा होता है इसका भी परिवर्तन अड़ा में हो जाता है, तब बनता है षड नाम। ठीक है, तब क्या बनता है, षड नाम बनता है, जिसको जोड़ने पर षड नाम बनता है, और इसका अर्थ होता है छह नाम। क्या होता है, इसका अर्थ होता है छह नाम। ठीक है, अब हम एक और उदाहरण देखेंगे। ठीक है, एक और उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि षड नवति, क्या है, षड नवति। ठीक है, षड नवति, क्योंकि जो हमारा सूत्र है वो सूत्र क्या है, तो सूत्र में तो दिया ही है कि नाम नवति नगरी, नाम नवति नगरी जैसे शब्द अगर आए तब क्या होता है, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण है कि षड नवति। तो षड का मतलब क्या होता है, षड का मतलब होता है छः। क्या होता है, षड का मतलब होता है छः। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 क्या है, उदाहरण नंबर 2 है षड नवति। क्या है, षड नवति, क्या है, षड नवति। ठीक है, तो जो इसमें ना है वो अड़ा में परिवर्तन हो जाएगा, तो नड़ती हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो ना है वो अड़ा में परिवर्तन इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अड़वती। क्या हो जाएगा, अड़वती। ठीक है, और ये हो जाएगा षड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, षड। और इसमें जो डा है, इसमें जो डा है वो भी अड़ा में परिवर्तन हो जाएगा, इसका भी अड़ा में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा षड डवती। क्या है, षड डवती। ठीक है, षड डवती। तो इसको जोड़ने पर ये बनेगा षड। ठीक है, जोड़ने पे क्या बनेगा, जोड़ने पर होगा षड णवति, षड णवति। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है 96। षड नवति का अर्थ क्या होता है, षड नवति का अर्थ हो जाता है 96। क्या हो जाएगा, 96। ठीक है, क्या होगा, 96। ठीक है, 96। ठीक है, 96। ठीक है, इसी प्रकार से और इसको अच्छे से समझते हैं तो हो जाएगा षड नगय। क्या हो जाएगा, षड नगय, यानी कि नाम, नवति और नगरी जैसे शब्द आए। तो हमने नाव और नवति को देख लिया है, अब नगरी यानी कि नगय। क्या हो जाएगा, नगरी यानी कि नगय। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो ना है वो अड़ा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और षड ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। उसके बाद जो अड़ा है वो भी अड़ा में परिवर्तन हो जाएगा, अनुनासिक अड़ा में परिवर्तन हो जाएगा, तब ये हो जाएगा षड नय। क्या है, षड अड़य। तो इसको हम जोड़ने पर क्या बनेगा, इसका जोड़ने पर बन जाएगा षड णय, षड नणय। ठीक है, षड नणय। इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, ठीक है, डगरिया। ठीक है, डगरिया। तो हो जाएगा षड धन ढगड़िया, यानी कि षड ढगरिया। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ होता है छह नगरी। ठीक है, क्या होगा, छह नगरी। क्या होगा, छह नगरी। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो षड है नगय, यानी कि षड नगय। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, छह नगरी। क्या होता है, इसका मतलब होता है छह नगरी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो षड
षडणाम है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि षडणाम, षड, ठीक है, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो षडणाम है, षडणाम जो है इसका संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, इसका संधि विच्छेद बताइए और इसमें कौन सी संधि है। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें इष्टुत्व संधि है। कौन सी है, इसमें इष्टुत्व संधि निहित है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण क्या है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, क्वेश्चन यहाँ से ही और ऐसे ही पूछे जाएंगे कि जो षडनवती है, क्या है, षडनवती, षडनवती का संधि विच्छेद बताइए, षडनवती का संधि विच्छेद बताइए और इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है इष्टुत्व संधि। कौन सी, इष्टुत्व संधि होती है। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जामिनर संधि से ना पूछकर उसके अपवाद से ज़्यादा पूछता है, तो इसीलिए इनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब जो पेपर है वो टफ बनकर आ रहा है। अब जो पेपर है वो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण क्या था, तीसरा उदाहरण था कि षडनगय, क्या है, षडनगय। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि षडनगय का संधि विच्छेद बताइए और इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि होती है। तो इसमें कौन सी संधि होती है, इसमें होती है इष्टुत्व संधि। कौन सी संधि होती है, होती है इष्टुत्व संधि। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इष्टुत्व संधि को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम इसकी परिभाषा को एक बार में देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक है, जो इष्टुत्व संधि पढ़ा है इसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक है, जो अपवाद यानी कि जो वार्तिक है तो इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, क्या है, यदि टा वर्ग के बाद, यदि टा वर्ग के बाद नाम, नवती और नगरी, नाम, नवती और नगरी जैसे शब्द आए तो वहाँ पर इष्टुत्व, वहाँ पर इष्टुत्व संधि होती है। कौन सी संधि होती है, वहाँ पर इष्टुत्व संधि हो जाती है। ठीक है, परिभाषा को एक बार फिर से देख लेते हैं कि परिभाषा है, यदि टा वर्ग के बाद, यदि टा वर्ग के बाद नाम, नवती और नगरी जैसे शब्द आए तो वहाँ पर इष्टुत्व संधि, वहाँ पर इष्टुत्व संधि हो जाती है। ठीक है, कौन सी संधि हो जाती है, इष्टुत्व संधि हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने इष्टुत्व संधि, आज की क्लास में हमने इष्टुत्व संधि और उसके अपवाद को पढ़ लिया है। किसको, इष्टुत्व संधि और उसके अपवाद को पढ़ लिया है। कल की क्लास में हम नेक्स्ट प्रकार से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार कौन सा होगा, कल हम पढ़ेंगे जसत्व संधि। कौन सी, जसत्व संधि को पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। क्लास कैसी लग रही है उसका रिस्पांस आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।